दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होता है। दोस्तों सी लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप एक ऐसा एलिमेंट है जो यह परिभाषित करता है कि किसी वेरिएबल के अंदर किस प्रकार की वैल्यू स्टोर हो सकेगी। जैसे कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, या इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, या फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू स्टोर होगी, अर्थात दशमलव वाली संख्याएं स्टोर होंगी। दोस्तों सी लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप चार तरह के होते हैं: बेसिक डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप, इन्यूमरेशन डेटा टाइप तथा वाइड डेटा टाइप। दोस्तों इस तरह से सी लैंग्वेज के अंदर जो चार तरह के डेटा टाइप्स हैं, तो किस डेटा टाइप के अंदर किस तरह की वैल्यू स्टोर होगी उसे अब देखिए। जैसे बेसिक डेटा टाइप के अंदर इंटीजर वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू जैसी वैल्यू आती है, जबकि डिराइव्ड डेटा टाइप के अंदर आपका एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर और यूनियन आता है। और इनमरेशन डेटा टाइप के अंदर एनएम टाइप की वैल्यू आती है, जबकि वाइड डेटा टाइप के अंदर वाइड वैल्यू आती है, अर्थात उस टाइप की जो वेरिएबल होगा उसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं होगी। दोस्तों अब हम एक एक को विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो पहले नंबर पर हम समझेंगे बेसिक डेटा टाइप्स। दोस्तों बेसिक डेटा टाइप्स इंटीजर बेस्ड या फ्लोटिंग बेस्ड डेटा टाइप्स होता है, जहां यह इंटीजर में वैल्यू को सपोर्ट करता है, वह फ्लोटिंग में वैल्यू को सपोर्ट करने का काम करता है। सी लैंग्वेज में इंटीजर या फ्लोटिंग साइंड और अनसाइंड दोनों तरीके से सपोर्ट किए जाते हैं। साइंड का मतलब है कि उसमें वह वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव के रूप में स्टोर होगी, जबकि अनसाइंड का मतलब है सिर्फ पॉजिटिव की वैल्यू स्टोर, जीरो से पॉजिटिव तक की ही वैल्यू को स्टोर करा सकेगा। दोस्तों जब भी हम अपने प्रोग्राम में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल की अपने आप में एक साइज होती है। वह साइज अलग अलग हो सकती है यदि आपके सिस्टम में 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आप सामने दिए गए चार्ट पर देख सकते हैं कि यह एक 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम की डेटा टाइप्स और उनकी साइज और उनकी रेंज दिया गया है। जैसे आप देखिए, यदि हम कैर से कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वह मेमोरी में 1 बाइट की जगह लेगा और उसकी रेंज -128 से +127 तक होगा। इसी तरह से साइंड कैर वह भी मेमोरी में 1 बाइट की जगह लेगा, उसकी भी रेंज -128 से +127 तक होता है। ध्यान रखें दोस्तों, बाय डिफॉल्ट कोई वेरिएबल साइंड ही होता है, अनसाइंड हमें उसे बनाना पड़ता है। जिस तरह से मैथ में यदि आप कोई नंबर लिखते हैं, पॉजिटिव नंबर लिखने के लिए पहले प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन नेगेटिव दिखाने के लिए माइनस लगाने की आवश्यकता होती है। ठीक इसी तरह से यदि हम साइंड वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो आप चाहे तो डायरेक्ट वेरिएबल का डेटा टाइप लिखें, साइंड लिखें या ना लिखें, वह ले लेगा साइंड में ही। बट यदि हम अनसाइंड दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें अनसाइंड लेना पड़ता है। दोस्तों यदि हम साइंड से कोई डेटा टाइप करके वेरिएबल को हम डिक्लेयर करेंगे तो वह उसमें पॉजिटिव व नेगेटिव दोनों तरह की वैल्यू को स्टोर करा सकेगा, जबकि अनसाइंड से यदि हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वह सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही स्टोर कराएगा। इस तरह से अगला डेटा टाइप है सॉर्ट। सॉर्ट जो है ये देखिए मेमोरी में 2 बाइट का जगह लेता है। इसकी रेंज जो है 32,768 से लेकर प्लस में 32,767 तक है, यानी निगेटिव में -32,768 से लेकर पॉजिटिव में 32,767 तक है। अब सेम ही साइंड सॉर्ट भी होगा, जबकि अनसाइंड में नेगेटिव नहीं होता तो वह वैल्यू आगे बढ़ जाती है, यानी 0 से लेकर आगे बढ़ जाएगी, तो 0 से लेकर 65,535 तक पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि साइज दोनों का सेम ही है। इसी तरह से इंट भी है जो कि 2 बाइट का जगह लेता है या इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखें दोस्तों, सॉर्ट भी इंटीजर टाइप की वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करता है। उसकी भी रेंज 32,768 से लेकर +32,767 तक। इंट की रेंज -32,768 से लेकर +32,767 तक है, जबकि अनसाइंड इंट की रेंज 0 से 65,535 तक है। इसी तरह से शॉर्ट इंट की भी साइज तथा रेंज शॉर्ट तथा इंट के बराबर ही है। अगला है लॉन्ग इंट। यह भी इंटीजर टाइप की वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करता है। इसकी साइज 4 बाइट होती है। इसकी रेंज -21, 47, 48, 36, 48 से लेकर +21, 47, 48, 36, 47 तक होती है। इसी तरह से अनसाइंड लॉन्ग इंट करने पर यह नेगेटिव की वैल्यू को आगे जोड़ देगा पॉजिटिव में, तो 0 से लेकर 4,29,49,67,295 तक होती है।
इसी तरह से यदि हम फ्लोट से कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम मेमोरी में 4 बाइट की जगह लेगा, जबकि डबल से यदि कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम मेमोरी में 8 बाइट की जगह लेगा। लॉन्ग डबल से यदि कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया जाए तो हम मेमोरी में 10 बाइट की जगह लेगा। दोस्तों अब हम एक एक करके इंट क्या होता है, फ्लोट क्या है, लॉन्ग क्या है, एक एक को समझेंगे। दोस्तों इंट डेटा टाइप इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म होता है, अर्थात यह इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4। यह फ्रैक्शनल वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता है। यह नेगेटिव वैल्यू को सपोर्ट करता है, -1, -2, -3, -4 इस तरह की वैल्यू को। लेकिन ध्यान रखें, यदि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है और इंट से यदि कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उस वेरिएबल के अंदर हम कहां से कहां तक वैल्यू स्टोर करा पाएंगे। तो इसके पहले आपको रेंज बताया था कि -32,768 से लेकर +32,767 तक की वैल्यू को स्टोर करा पाएंगे। दोस्तों अगला डेटा टाइप है कैर। कैर कैरेक्टर का शॉर्ट फॉर्म है। यह कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। यह सिंगल कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को मेमोरी में स्टोर कराने का काम करता है। इसके अंतर्गत टोटल 256 कैरेक्टर आते हैं, जिसमें अल्फाबेट, न्यूमेरिक्स वैल्यू तथा तमाम सिंबल्स भी शामिल होते हैं। अगला डेटा टाइप है हमारा फ्लोट। यह फ्लोटिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात दशमलव में जो संख्याएं होती हैं उनको रिप्रेजेंट कराने का काम करता है। यह मेमोरी में 4 बाइट की जगह लेता है। जब भी किसी वेरिएबल में हम फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर कराएंगे और उसे प्रिंट कराएंगे तो यह बाय डिफॉल्ट रूप से दशमलव के 6 स्थान तक की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। इसकी रेंज -3.4 गुणा 10 पे घाते 38 तक होता है तथा पॉजिटिव में 3.4 गुणा 10 पे घाते 38 तक होता है। इसका मतलब हुआ आप 34 लिखकर उसके राइट साइड में 37 जीरो लगाइए तो इतनी नेगेटिव में वैल्यू और इतनी पॉजिटिव में वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। दोस्तों अगला डेटा टाइप है हमारा डबल। डबल भी फ्लोटिंग वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करता है, बट यह डबल फ्लोटिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, यानी 2 फ्लोटिंग वैल्यू के बराबर होता है। इसकी साइज 8 बाइट होती है, जबकि फ्लोट की साइज 4 बाइट थी और डबल की साइज 8 बाइट। डिफॉल्ट रूप से दशमलव के बाद 15 स्थानों तक की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब आगे आते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप। डिराइव्ड डेटा टाइप को प्रोग्रामर खुद से डिराइव करता है। सी के अंदर कई तरह के डिराइव्ड डेटा टाइप्स हैं, जैसे एरे है, पॉइंटर्स है, स्ट्रक्चर्स है और यूनियंस है। आपने देखा बेसिक डेटा टाइप में जो भी डेटा टाइप्स थे, जैसे इंट है, कैर है, फ्लोट है, लॉन्ग है, डबल है, इनमें यह एक किसी विशेष वैल्यू को रिप्रेजेंट करते थे। जैसे इंट इंटीजर टाइप की वैल्यू को, कैर कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को, फ्लोट फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू को, लॉन्ग इंटीजर टाइप की वैल्यू को, डबल फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू को। बट जो डिराइव्ड डेटा टाइप होता है, इस एक डेटा टाइप के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप शामिल हो सकते हैं, यानी बेसिक डेटा टाइप के कॉम्बिनेशन से ही डिराइव्ड डेटा टाइप डिराइव किया जाता है। जैसे एक एरे का हो सकता है, एक पॉइंटर्स का हो सकता है और एक स्ट्रक्चर का हो सकता है, या फिर किसी यूनियन का हो सकता है। दोस्तों जिस प्रकार बेसिक डेटा टाइप की अपनी एक साइज थी, जैसे इंट की साइज 2 बाइट, कैर की साइज 1 बाइट, लॉन्ग की साइज 4 बाइट व फ्लोट की साइज 4 बाइट या डबल की साइज 8 बाइट थी, इसी तरह से इसमें डिराइव्ड डेटा टाइप में मेमोरी क्या बनेगी, यानी उस डेटा टाइप की साइज क्या बनेगी। तो मैंने कहा कि इस डेटा टाइप के अंदर बेसिक डेटा टाइप ही शामिल होते हैं। तो यदि जो भी बेसिक डेटा टाइप में जिसकी साइज सबसे बड़ी होगी वही इस पूरे डेटा टाइप की साइज को सपोर्ट करेगा। दोस्तों डिराइव्ड डेटा टाइप में पहला डेटा टाइप को भी हम एक्सप्लेन करते हैं, जो कि है एरे। दोस्तों एरे एक डिराइव्ड डेटा टाइप होता है। इसमें आप वैल्यू को सिक्वेंशियली स्टोर कर सकते हैं, बट इसमें जो भी वैल्यू आप स्टोर करेंगे वह सब सेम डेटा टाइप के होने चाहिए। यह एक नाम के अंदर मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कराने की सुविधा देता है। इसमें प्रत्येक वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। एरे में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। सी के अंदर इंडेक्सिंग नेगेटिव में नहीं होता, यह 0 से पॉजिटिव नंबर बढ़ता है। एरे में एरे की साइज को हम डिक्लेरेशन के टाइम पर ही फिक्स कर देते हैं कि एरे की साइज इतनी होगी और उसकी साइज को
प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान हम बदल नहीं सकते। दोस्तों अब हम एरे से संबंधित एक प्रोग्राम देखेंगे। दोस्तों इस एरे के प्रोग्राम में देखिए, सबसे पहली लाइन में लिखा है हैज इंक्लूड stdio.h, मतलब या आप अपने प्रोग्राम में printf या scanf का यूज कर सकते हैं। फिर लिखा है int main, यहाँ int डेटा टाइप है मेन फंक्शन की, अर्थात मेन फंक्शन की रिटर्न टाइप है int, जिसमें हम जीरो रिटर्न कर इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना होगा, तो लास्ट में हम जीरो रिटर्न दिखाएंगे। और आगे देखिए यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर किया गया है int numbers, और ये उसकी साइज बताया गया है 5। देखिए नंबर यहाँ पर एरे है और ये 5 उसकी एक साइज है, और int डेटा टाइप है, अर्थात नंबर्स नाम के एरे के अंदर 5 एलिमेंट स्टोर किए जा सकेंगे और सबकी डेटा टाइप int टाइप की होगी। फिर यहाँ पर उस पांचों प्लेस पर, इस नंबर्स के अंदर पांचों प्लेस पर वैल्यू स्टोर कराया गया है। नंबर्स 0 में 10, नंबर्स 1 में 20, नंबर्स 2 पर 30, नंबर्स 3 पर 40, नंबर्स 4 पर 50। इस तरह से ये वैल्यू स्टोर कराया गया है। दोस्तों एक एरे को ऐसा इमेजिन कर सकते हैं जैसे एक कोई घर है और घर के अंदर कमरे होते हैं। तो यहाँ नंबर्स जो है एक तरह से घर है, और नंबर्स 0, नंबर्स 1 उस घर के अंदर बने कमरे हैं जिनके अंदर आप वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। अब एरे के अंदर प्रत्येक वैल्यू जो स्टोर है उनकी वैल्यू को प्रिंट कराना हुआ तो किस तरह से कराएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है printf वैल्यू इन द एरे, यानी एरे की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कराया जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक लूप लिया है जो कि 0 से लेकर 5 लेस लिखा हुआ है, मतलब 5 से कम मतलब 4 बार तक चलेगा। तो 0 से लेकर 4 तक चलेगा, मतलब टोटल 5 बार चलेगा। और प्रत्येक बार उस लूप के अंदर हमने एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराया है। देखिए ये %d लिखा है, मतलब एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर का। तो इसके जरिए अगर ये प्रिंटफ में यूज करते हैं, मतलब स्क्रीन पर एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट किया जाए। तो किसकी वैल्यू प्रिंट किया जाएगा, तो लिखा है कि नंबर्स i, मतलब i पहली बार 0 रहेगा। यहाँ पर देखिए i की वैल्यू पहली बार 0 रहेगा, अगली बार 1 रहेगा, अगली बार 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा। तो पहली बार जब आएगा तो ये i की वैल्यू 0 रहेगा, तो नंबर्स 0, यानी नंबर्स 0 में कौन सी वैल्यू स्टोर है, 10। अगली बार जब ये i बढ़कर आएगा तो i++ रहेगा, तो यानी 1 बढ़ जाएगा, i की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो अगली बार i1 की वैल्यू क्या प्रिंट होगा, 20। अगली बार i2 की वैल्यू क्या प्रिंट होगा, 30। अगली बार i3 की वैल्यू 40, इसी तरह से i4 की वैल्यू 50। और जब i5 की वैल्यू हो जाएगा, i की वैल्यू 5 हो जाएगा, तो यहाँ कंडीशन गलत हो जाएगा और यह लूप बंद हो जाएगा। तो इस तरह से बंद हो जाएगा, नीचे यहाँ रिटर्न 0, मतलब प्रोग्राम समाप्त। तो इस तरह से आपने देखा कि एक एरे के अंदर हम समान तरह की वैल्यू, यानी एक एरे में जो भी वैल्यू हमने स्टोर कराया वह समान टाइप का था। जैसे इंट से हमने एरे डिक्लेयर किया है तो सारी वैल्यू इसमें इंटीजर टाइप की ही स्टोर होंगी। दोस्तों इस प्रोग्राम का आउटपुट कुछ इस तरह से रहेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वैल्यूज इन द एरे 10, 20, 30, 40 और 50। दोस्तों अगला डिराइव्ड डेटा टाइप है पॉइंटर्स। तो सी में पॉइंटर्स जो है एक डिराइव्ड डेटा टाइप होता है जो किसी अन्य वेरिएबल के एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। जब हम इसे डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले हम उस पॉइंटर्स की डेटा टाइप बताते हैं और फिर पॉइंटर के नाम के पहले एस्टरिस्क लगा देते हैं और फिर पॉइंटर का नाम देते हैं और सेमीकोलन। तो इससे क्या होता है कि वह पॉइंटर वेरिएबल जिस डेटा टाइप में डिक्लेयर किया गया रहेगा उसी डेटा टाइप की अन्य वेरिएबल की वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करा पाएगा। दोस्तों पॉइंटर का यूज हम फंक्शन पॉइंटर में कर सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर में कर सकते हैं तथा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में कर सकते हैं, जहां हम मेमोरी की साइज को रन टाइम पर यानी एग्जीक्यूशन के टाइम पर हम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अभी एक पॉइंटर का प्रोग्राम देखिए। इसमें देखिए पहली लाइन में stdio.h लिखा है, मतलब आप अपने प्रोग्राम में printf या scanf का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा फंक्शन है int main और इसके अंदर हमने int num is equal 42 लिखा हुआ है। इसका मतलब हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल का नाम num है और उसकी डेटा टाइप int है और उसमें हमने 42 वैल्यू स्टोर किया है। ध्यान रखिए दोस्तों वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जिसमें हम वैल्यू को स्टोर कराने का काम करते हैं। तो यहाँ हमारे पास num नाम का एक वेरिएबल हुआ और उसकी डेटा टाइप int था, उसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करा पाएंगे। तो हमने वैल्यू स्टोर कराया है 42। उसके बाद
अगली लाइन में इंट एस्टरिस्क पीटीआर मतलब एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। मैंने कहा कि नाम के पहले एस्टरिस्क लगा देंगे तो यही हमारा एक पॉइंटर डिक्लेयर हो जाता है। तो यहाँ पर एक इंटीजर से पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है, इसका मतलब या किसी दूसरे इंटीजर टाइप के वेरिएबल की एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करा पाए। तो इस तरह से पीटीआर के अंदर एड्रेस नम लिखा हुआ है, जिससे पीटीआर के अंदर नम का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। तो देखिए पीटीआर एक कंटेनर है, ऐसा कंटेनर है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को अपने अंदर स्टोर कर रहा है। नम यहाँ नॉर्मल वेरिएबल है, जबकि पीटीआर एक पॉइंटर वेरिएबल है जो जिसकी क्षमता दूसरे वेरिएबल की एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करने की होती है। फिर अभी यहाँ पर नीचे लिखा है printf वैल्यू ऑफ नम, तो ऐसा स्क्रीन पर लिख कर आएगा %d, तो एक इंटीजर वैल्यू छपना है, प्रिंट होना है, बैकस्लैश उसके बाद कर्सर नई लाइन पे चला जाएगा। तो किसकी वैल्यू प्रिंट होना है, तो यहाँ लिखा है एस्टरिस्क पीटीआर। ध्यान रखें पीटीआर वह वेरिएबल है जिसके अंदर नम का एड्रेस गया है, बट पीटीआर को प्रिंट कराने से पहले एस्टरिस्क लगाया गया है, जिसका अर्थ है यह एक वैल्यू एट ऑपरेटर है, जिसका अर्थ है कि इस पीटीआर के अंदर जो भी एड्रेस है उस एड्रेस पर जो वैल्यू है वह वैल्यू प्रिंट हो। तो इस तरह से पीटीआर के अंदर नम का एड्रेस है और उस एड्रेस पर वैल्यू है 42। तो इस तरह से यहाँ पर नम की वैल्यू 42 प्रिंट होगी। तो इसका आउटपुट देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से रहेगा। दोस्तों आज के टाइम पर YouTube पर मनोरंजन के लिए कई तरह की विधाएं उपलब्ध हैं, जैसे मूवी देखना, गाने सुनना, नाटक देखना, कॉमेडी देखना आदि। इसी तरह से और भी विधाएं हैं, जैसे ट्रैवलिंग वीडियोस देखना, डॉक्यूमेंट्री देखना या फिर व्लॉगिंग देखना। लोग दूसरों के जीवन के एक्सपीरियंस को देखते हैं और मनोरंजन प्राप्त करते हैं। इसी तरह से हमारी टीम की एक सदस्य का भी YouTube चैनल है, व्लॉगिंग बनाने का काम करती हैं। ये चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें भी सपोर्ट करें। धन्यवाद। दोस्तों अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। अगला डेटा टाइप है स्ट्रक्चर। दोस्तों स्ट्रक्चर एक डिराइव्ड डेटा टाइप होता है जो कई बेसिक डेटा टाइप के कंपोजिशन से बना होता है। यह एक सिंगल नाम के अंदर कई बेसिक डेटा टाइप जैसे इंट, कैर, फ्लोट वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से बना होता है। आप एक स्ट्रक्चर के अंदर कई वेरिएबल्स रख सकते हैं जो कि बेसिक डेटा टाइप ही होते हैं। स्ट्रक्चर में एक ही मेमोरी के अंदर अलग अलग लोकेशन पर सभी वेरिएबल्स की वैल्यू स्टोर होती है। स्ट्रक्चर के प्रत्येक मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम स्ट्रक्चर से दूसरे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उस वेरिएबल को डॉट ऑपरेटर के साथ स्ट्रक्चर के अन्य मेंबर को एक्सेस करना होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है पहली लाइन में हैज इंक्लूड stdio.h, मतलब इसमें एक हेडर फाइल लिया गया है stdio.h, जिसका यह अर्थ है कि आप अपने प्रोग्राम में printf और scanf जैसे फंक्शनों का इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही अगली हेडर फाइल लिया गया है string.h, जिसका अर्थ है कि आप अपने प्रोग्राम में स्ट्रिंग के फंक्शनों को इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए नीचे एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है, यानी एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है। यहाँ पर लिखा है कि स्ट्रक्ट, जो कि स्ट्रक्चर का एक कीवर्ड है, पर्सन या स्ट्रक्चर नेम है और करली ब्रैकेट ओपन यहाँ है और यहाँ पर ये क्लोज है। ये इस पर्सन जो स्ट्रक्चर का नेम है उसका ये ब्लॉक है और इसी के अंदर ही देखिए ये सब उसके इस स्ट्रक्चर पर्सन स्ट्रक्चर के मेंबर हैं, जैसे नेम, एज, हाइट। देखिए ये सब विभिन्न डेटा टाइप है, एक्चुअल में ये बेसिक डेटा टाइप ही है। यानी कैर से नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया गया है, एक्चुअल में ये एक एरे है। आपने लास्ट टाइम देखा था कि ये एक एरे है, इसमें 49 कैरेक्टर स्टोर होगा। एक कैरेक्टर स्टोर नहीं होता अंतिम वाला, उसमें नल वैल्यू स्टोर होता है। फिलहाल आगे ये है इंट एज, ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर होगा और ये नेम के अंदर कोई नाम स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर फ्लोट, हाइट, तो यहाँ पर ये हाइट एक वेरिएबल है जिसके अंदर दशमलव की वैल्यू को स्टोर किया जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि पर्सन नाम का एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है जिसके अंदर ये विभिन्न वेरिएबल्स हैं, ये एक्चुअल में इसके मेंबर हैं। अब इन मेंबरों को एक्सेस करने के लिए हमें इस पर्सन का एक अलग से वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ध्यान रखें ये पर्सन खुद एक डेटा टाइप है स्ट्रक्चर टाइप का और ये दूसरे वेरिएबल को क्रिएट करने की क्षमता रखता है। उसी वेरिएबल से इसके मेंबरों को एक्सेस किया जा सकेगा। अभी यहाँ पर देखिए आगे लिखा हुआ है इंट मेन, ये मेन फंक्शन है और इसके अंदर
यहाँ पर स्ट्रक्ट पर्सन, ये वही स्ट्रक्चर का जो है नेम है जो पर्सन था। उसके बाद आगे लिखा है पर्सन वन। अब ये पर्सन वन इस पर्सन स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, ध्यान रखें। पर्सन स्ट्रक्चर नेम है और पर्सन वन इसी का एक वेरिएबल है। जैसे आप इंट से वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, पहले डेटा टाइप बताते थे फिर वेरिएबल का नाम, ठीक इसी तरह से ये डेटा टाइप है पर्सन। और कैसा डेटा टाइप है? स्ट्रक्चर। इसमें किस तरह की वैल्यू को स्टोर किया जाएगा? तो जो भी इसके मेंबर को डिजाइन किया गया रहेगा। तो यहाँ पे पर्सन वन एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया। अब इसकी क्षमता पर्सन वन की यह होगी, इस पर्सन के अंदर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं, जो भी इसके मेंबर हैं, इनको यह एक्सेस कर सकेगा। तो इस तरह से इस पर्सन वन के अंदर हम नेम स्टोर करा सकते हैं, एज स्टोर करा सकते हैं और हाइट स्टोर करा सकते हैं। फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि strcpy यह एक फंक्शन है, स्ट्रिंग फंक्शन है जो एक स्ट्रिंग को कॉपी करने का काम करता है। तो यहाँ पर लिखा है कि पर्सन वन, ध्यान रखें ये वेरिएबल है, पर्सन वन यही वाला वेरिएबल है जो यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। डॉट नेम, यानी पर इसी वेरिएबल से के थ्रू नेम लोकेशन पर स्टोर हो जाए तो क्या चीज? तो यहाँ पर लिखा है जॉन डोई, यानी ये स्ट्रिंग इस लोकेशन पर स्टोर हो जाए जॉन डोई नाम का। फिर आगे लिखा हुआ है पर्सन डॉट एज, ध्यान रखें पर्सन वन वेरिएबल है, एज उसका मेंबर है, तो उन्हीं मेंबरों को एक्सेस कर पाएगा जिससे वो डिक्लेयर किया गया है। तो पर्सन वन पर्सन से डिक्लेयर किया गया है और पर्सन के अंदर नेम, एज और हाइट है, तीनों चीजों को हम स्टोर करा पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने नेम को स्टोर कराया है जॉन डोई, और यहाँ पर पर्सन वन के अंदर एज के अंदर स्टोर कराया है 30 और पर्सन वन हाइट के अंदर स्टोर कराया है 1.8। पर्सन वन के अंदर ये अलग अलग लोकेशन पर स्टोर हो रहा है, नेम, एज और हाइट अलग अलग जगह पर स्टोर हो गया। अब इसी तरह हम इसे प्रिंट भी करा पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है printf नेम इज इक्वल %s, यानी एक स्ट्रिंग प्रिंट हो, बैकस्लैश n यानी कर्सर नई लाइन पे चला जाए। उससे पहले ये % के स्थान में कौन सी वैल्यू प्रिंट होना है? तो पर्सन वन डॉट नेम, याद रखें पर्सन वन डॉट नेम पर क्या गया है? जॉन डोई, तो वही प्रिंट होगा। फिर अगला यहाँ पे बैकस्लैश n लगा हुआ है, मतलब नई लाइन पर। फिर एज इज इक्वल %d, मतलब एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट हो। फिर आगे बैकस्लैश n, तो अच्छा किसकी वैल्यू प्रिंट हो? तो पर्सन वन डॉट एज, एज में जो भी वैल्यू है 30 था तो वह 30 प्रिंट होगा। फिर उसके बाद printf हाइट इज इक्वल %2f, मतलब दशमलव के बाद 2 स्थान की वैल्यू ही प्रिंट हो, दशमलव के बाद 2 स्थान। देखिए %.2f लिखा हुआ है, तो दशमलव के बाद 2 ही स्थान प्रिंट करेगा। तो क्या चीज? तो पर्सन डॉट हाइट, तो पर्सन डॉट हाइट के अंदर देखिए 1.8 डाला गया है तो 1.80 करके आ जाएगा। तो इस तरह से यह वैल्यू आपका प्रिंट होगा। दोस्तों इस तरह से इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा, नेम इज इक्वल जॉन डोई, एज इज इक्वल 30 और हाइट इज इक्वल 1.80। दोस्तों हमारा अगला डेटा टाइप है यूनियन। दोस्तों यूनियन भी स्ट्रक्चर की तरह ही होता है, जिसमें आप एक ही लोकेशन पर ढेर सारी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं अलग अलग डेटा टाइप के। बट स्ट्रक्चर और यूनियन में अंतर यह है कि स्ट्रक्चर के अंदर जो भी विभिन्न वेरिएबल्स को आप उनकी वैल्यू को स्टोर करते हैं वह स्ट्रक्चर के अंदर ही अलग अलग लोकेशन पर होता है, जबकि यूनियन एक ही लोकेशन को शेयर करने का अनुमति देता है। मतलब यूनियन के अंदर एक ही लोकेशन देगा उसी के अंदर आपको इंटीजर वैल्यू को भी स्टोर करना होगा, फिर उसकी वैल्यू को आप यूज कर लीजिए, फिर फ्लोट वैल्यू या अन्य डेटा टाइप की वैल्यू को आप स्टोर कराइए, फिर उनको यूज करिए। यानी सेम टाइम पर आप मल्टीपल वैल्यू नहीं रख सकते। अगर रखेंगे तो वही वैल्यू मान्य होगी जो रिसेंटली में वैल्यू स्टोर कराई गई रहेगी, क्योंकि यह एक ही लोकेशन पर वैल्यू को स्टोर करने की अनुमति देता है। दोस्तों यूनियन को डिक्लेयर करने व उनके मेंबर को एक्सेस करने का तरीका वही है जैसे स्ट्रक्चर में था। दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हैज इंक्लूड stdio.h, मतलब आप अपने प्रोग्राम में scanf और printf जैसे फंक्शनों का इस्तेमाल कर पाएंगे। फिर आगे लिखा हुआ है यूनियन न्यूमेरिक वैल्यू, यह एक न्यूमेरिक वैल्यू नाम का एक यूनियन डिक्लेयर किया गया है। इसकी कीवर्ड यूनियन होता है, ये यूनियन कीवर्ड है। न्यूमेरिक वैल्यू इसका एक यूनियन नेम है। और देखिए सेम करली ब्रैकेट ओपन यहाँ क्लोज है, इसके ब्लॉक के अंदर ये 3 वेरिएबल बनाए गए हैं, इंट वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, कैर स्ट्रिंग वैल्यू, जिसमें 20 यानी 19 कैरेक्टर को आप स्टोर करा पाएंगे। अंतिम खाने में नल वैल्यू स्टोर होता है। तो इस तरह से ये 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं। दोस्तों ध्यान रखें
स्ट्रक्चर में सेम टाइम पर तीनों वैल्यू को स्टोर कराया गया, क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर ही अलग अलग लोकेशन पर यह वैल्यू को स्टोर कराने का मौका देता है, जबकि यूनियन सेम लोकेशन पर सारी वैल्यू को स्टोर करने का मौका देता है। तो इसलिए इसमें यदि कोई वैल्यू स्टोर करते हैं तुरंत उसे यूज कर लीजिए, फिर ही अगली वैल्यू स्टोर कराइए। फिर यहां पर आगे देखिए लिखा है इंट मेन यूनियन न्यूमेरिक वैल्यू वैल्यू। तो यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू ये एक यूनियन नेम है और इससे हमने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया वैल्यू। अब इस वैल्यू की इस वैल्यू जो नाम का जो वेरिएबल है इसकी यह क्षमता होगा कि यह यूनियन के अंदर के मेंबरों को एक्सेस कर पाएगा, जैसे इंट वैल्यू, फ्लोट वैल्यू या स्ट्रिंग वैल्यू। अब आगे यहाँ पर देखिए लिखा है वैल्यू डॉट इंट वैल्यू, तो एक इंटीजर वैल्यू डाला गया है 42। अब उसको डायरेक्ट प्रिंट कराया गया है, देखिए प्रिंट एफ इंटीजर वैल्यू %d, तो वैल्यू डॉट इंट वैल्यू, तो इसकी वैल्यू को डायरेक्ट प्रिंट करा दिया गया है। यदि हम प्रिंट नहीं कराएंगे और दूसरी वैल्यू स्टोर कर लेंगे तो रिसेंटली में ही स्टोर वैल्यू मान्य होगी। इसी तरह से अब आगे देखिए लिखा है वैल्यू डॉट फ्लोट वैल्यू, तो 3.14, तो 3.14 स्टोर कराया गया है। अब इसकी वैल्यू को देखिए यहाँ पर प्रिंट करा लिया गया है। इस तरह से यह यूनियन काम करता है। दोस्तों स्ट्रक्चर और यूनियन में समझने के लिए एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे हम लोग कभी किसी फंक्शन में जाते हैं तो खाने के लिए जो थाली मिलती है, थाली भी देखिए दो तरह की आती है। एक खाने युक्त थाली होती है जिसमें आप अलग अलग आइटम रख कर खा सकते हैं, और एक गोल वाली थाली आती है जिसमें कोई खाने नहीं बने होते, यानी जो भी आइटम रखेंगे सब एक ही लोकेशन पर जाएगा, जबकि दूसरी थाली में अलग अलग आइटम रखने के लिए अलग अलग लोकेशन बने होते हैं। इसी तरह से जो गोल वाली थाली है वो आप उसे यूनियन की तरह इमेजिन कर सकते हो, जो खाने युक्त थाली है उसे स्ट्रक्चर की तरह इमेजिन कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा, देखिए इंटीजर वैल्यू इज इक्वल 42 और फ्लोट वैल्यू इज इक्वल 3.14। दोस्तों अगला डेटा टाइप है इन्यूमरेशन डेटा टाइप। देखिए दोस्तों इन्यूमरेशन डेटा टाइप एक अलग तरह का ही डेटा टाइप है। इसके अंदर हम जो भी वैल्यू को पहले से प्री डिफाइन कर देते हैं, फिर उन्हीं वैल्यू को या उनके ऑर्डर के आधार पर इंटीजर में ट्रीट करता है। इसकी भी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। आप इन्यूमरेशन से वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए enum नाम का कीवर्ड यूज करते हैं, और उससे जो भी वेरिएबल डिक्लेयर होगा उसके अंदर आप वही वैल्यू डाल पाएंगे जो आप पहले से प्री डिफाइन किए रहेंगे कि यही यही इसके अंतर्गत वैल्यू आएगा। उसे आप एक न्यूमेरिक में भी ट्रीट कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रोग्राम में देखिए लिखा है हैज इंक्लूड stdio.h, यानी यह एक हेडर फाइल है जिसके तहत आप अपने प्रोग्राम में printf और scanf जैसे फंक्शनों का इस्तेमाल कर पाएंगे। फिर आगे देखिए यहाँ पर एक enum से यानी इन्यूमरेशन टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जा रहा है। पहले इन्यूमरेशन को डिफाइन किया जाएगा, तो यहाँ लिखा है enum days of week, यह एक enum डेटा टाइप है days of week। अब इसके अंदर क्या क्या वैल्यू आएगा तो हमें प्री डिफाइन करना पड़ता है। जैसे इसके अंदर पहली वैल्यू डाला गया है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। इस तरह से यह वैल्यू डिफाइन कर दिया गया है, अर्थात अब डेज ऑफ वीक एक ऐसा डेटा टाइप बन गया कि इससे यदि कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसके अंदर हम इन्हीं वैल्यूओं को स्टोर करा सकते हैं, इसके बाहर की वैल्यू को स्टोर नहीं करा सकते। यानी एक ऐसा डेटा टाइप हम क्रिएट करते हैं enum से जिसके अंदर पहले से वैल्यू फिक्स हो जाएगा कि यही वैल्यू आप डाल सकते हैं, दूसरी वैल्यू नहीं डाल सकते, एक तरह का कांस्टेंट बना सकते हैं। फिर अब ये हमारा सिस्टम इन वैल्यूओं को वैल्यू के आधार पर भी जानेगा तथा न्यूमेरिक्स के आधार पर भी जानेगा। जैसे यह पहली वैल्यू है, इसे 0 से ट्रीट करेगा, ये 1 2 3 4 5 6, इस तरह से इनकी वैल्यू को यह ट्रीट करेगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है इंट मेन, यह हमारा मेन फंक्शन है जिसके अंदर हम अपने सारे प्रोग्राम को लिखेंगे। फिर यहाँ पर लिखा है enum डेज ऑफ वीक, तो ये enum जो कि कीवर्ड है, डेज ऑफ वीक जो कि अब डेटा टाइप नया क्रिएट हुआ है enum टाइप का, और टुडे यह एक वेरिएबल है। ध्यान रखें enum कीवर्ड है, डेज ऑफ वीक एक डेटा टाइप जो इन्यूमरेशन टाइप का है, और टुडे हमने एक अभी वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब इस वेरिएबल के अंदर हम इन्हीं वैल्यूओं को डाल सकते हैं, इससे बाहर की वैल्यू को नहीं डाल सकते हैं। इस तरह से अब यहाँ पर लिखा है कि टुडे इज इक्वल वेडनेसडे। ध्यान रखें यह वेडनेसडे प्री डिफाइन है, इसके पहले हमने डाल रखा है, तो हमने यह वैल्यू डाल दिया। अब यहाँ पर लिखा है printf टुडे इज %d। अब %d ठीक है, एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट हो तो किसकी वैल्यू, टुडे की वैल्यू। ध्यान रखें टुडे के अंदर क्या डाला गया है, वेडनेसडे, और वेडनेसडे कौन से नंबर पर है, तो यह है 0 1 2, यानी 2 प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पर टुडे इज %d मतलब टुडे इज 2 प्रिंट होगा, तो रिटर्न 0, प्रोग्राम बंद हो गया। तो इस तरह से इसका आउटपुट आया टुडे इज 2।
दोस्तों हमारा अगला डेटा टाइप है वाइड डेटा टाइप। दोस्तों वाइड डेटा टाइप एक ऐसा डेटा टाइप होता है जिसके अंदर किसी भी तरह की वैल्यू नहीं आती है। जिस तरह से आपने इसके पहले के डेटा टाइप में आपने देखा, जैसे इंट था तो इंटीजर वैल्यू स्टोर होता था, फ्लोट था फ्लोटिंग वैल्यू, कैर था कैरेक्टर वैल्यू, एनम था एनुमरेशन वैल्यू, या स्ट्रक्चर या यूनियन या एरे या पॉइंटर, आपने देखा कुछ न कुछ वैल्यू स्टोर होती थी अलग अलग टाइप की। बट वाइड ऐसा है जिसके अंदर किसी भी तरह की वैल्यू स्टोर नहीं की जाती। दोस्तों यहाँ बिल्कुल ऐसा ही है, हिंदी में जो अक्षर होते हैं प्रत्येक अक्षर से कोई न कोई वर्ड बनाया जाता है, जैसे क से, ख से, ग से, घ से, बट अंगा से कोई शब्द की शुरुआत नहीं होती, या इया से या अड़ा से कोई शब्द की शुरुआत नहीं होती है, बट वो भी अक्षर हैं। इसी तरह से वाइड डेटा टाइप एक ऐसा डेटा टाइप होता है जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होती, बट यह भी एक डेटा टाइप माना जाता है। इसका यूज हम तब करते हैं जब यदि हम अपने किसी फंक्शन से कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करनी हो तो वहां पर वाइड रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों आपने यहां तक पूरा वीडियो देखा, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैंने ब्लॉगिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक बार आप विजिट करके सपोर्ट अवश्य करें। धन्यवाद।